नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। हिंसाग्रस्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात सामान्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हालात की समीक्षा। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की 2 टीमें गठित। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेशों में आज दी जाएगी 10 घंटों की ढील। भुवनेश्वर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक आज। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लेंगे हिस्सा। अंतर्राज्यीय जल मुद्दे, बिजली और कोयले की खान समेत कई अहम मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। भारत अमेरिका संबंध पहले से ज्यादा मजबूत। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा अमेरिका के साथ नई दिल्ली के महत्वपूर्ण साझेदारी का करता है प्रदर्शन। अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल अप्रैल में अनुभव साझा करने के लिए पहली बार करेगा भारत दौरा। ईरान में कोरोना वायरस से 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने ईरान के लिए सभी उड़ानों पर लगाई रोक। मानेसर और छावला में बने विशेष केंद्र में रखे गए वुहान और जापानी क्रूज जहाज से लाए गए सभी लोग। चीन में 44 और मौतों के बाद मरने वालों की तादाद हुई 2788। विज्ञान में महिलाएं थीम पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य समारोह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे संबोधित। महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने आज ही के दिन 1928 में रमन प्रभाव का किया था आविष्कार। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं। कहा, चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए नई तकनीकों में सिद्धि आवश्यक। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हालात को देखते हुए लोगों को धारा 144 के तहत आज 10 घंटे के लिए निषेधाज्ञा से राहत दी जाएगी। अभी तक दिल्ली हिंसा में कुल 48 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें दंगे भड़काने, जान से मारने, संपत्ति का नुकसान आदि के मामले शामिल हैं। पुलिस ने 514 संदिग्ध लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जांच के दौरान आगे और भी गिरफ्तारी की जा सकती है। हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के तहत एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। सभी एफआईआर को एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच के लिए 2 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। एक टीम की अगुवाई डीसीपी राजेश देव, जबकि दूसरी टीम की अगुवाई जॉय टर्की लीड करेंगे। दोनों टीमों में 4-4 एसीपी होंगे। एसीपी क्राइम बीके सिंह की अगुवाई में ये एसआईटी काम करेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शांति की अपील और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद दिल्ली के तनावग्रस्त इलाके में हालात तेजी से सामान्य हुए हैं। दिल्ली में जाफराबाद, मौजपुर, यमुना विहार समेत सभी इलाकों में शांति बनी रही। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने लोगों के बीच विश्वास को मजबूत करने के लिए इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। लोग भी संतुष्ट नजर आए। पुलिस से बातचीत के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी खोली और लोग खरीदारी करते नजर आए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होने के नाते मैं यहाँ पे आया, लोगों से बातचीत किया है और उनको अश्योर किया है कि उनके अगर दिमाग में अगर कोई अप्रीहेंशन वगैरह है तो उसको दूर करें। और उनके तरफ से भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। वे भी इस बात को हमारे को एक अश्योरेंस दिया है कि वो अमन कमेटी के थ्रू साथ में काम करेंगे। मैंने उनकी बातें सुनी, कुछ सजेशंस हैं जो पुलिस को जो आइंदा के लिए स्थिति सामान्य हमेशा बनाए रखे, उसके लिए जो सजेशन दिए हैं उस पर हम काम करेंगे। सीबीएसई ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 28 और 29 फरवरी को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इन क्षेत्रों को छोड़कर पूरी दिल्ली में 2 मार्च से कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं की गई है।
यहाँ परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के मुताबिक होंगी और इसके अलावा सीबीएसई उन छात्र छात्राओं के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करेगा जो दिल्ली के कुछ इलाकों में अशांत हालात के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। सीबीएसई ने स्कूलों के प्रधानाचार्य से 10वीं 12वीं की परीक्षा देने ना पहुंच सके छात्रों की जानकारी भेजने का आग्रह किया है। छात्रों के लिए परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उधर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर कथित भड़काऊ बयानों पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से 4 सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि माहौल सामान्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि दिल्ली में हालात अब सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही दोषी और साजिश रचने वाले लोग बेनकाब होंगे। पिछले 2 दिनों से शांति कायम हुई है, जांच तेजी से चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और हमें विश्वास है कि दोषी और इस साजिश बेनकाब होगी और सही दोषी जो है वो भी चिन्हित होंगे। ऐसे समय सबका काम है कि शांति मजबूत करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी के शिष्टमंडल ने दिल्ली हिंसा मामले पर कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले पार्टी शिष्टमंडल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद, प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कुछ अन्य नेता शामिल थे। भारत ने दिल्ली हिंसा को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि आईओसी की टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आईओसी जैसे संगठनों से संवेदनशील समय पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से बचने की बात कही है। Refer to some of the statements which have come out, by agencies, by individuals, and we would urge that this sensitive time, it is not the right time to make such irresponsible comments because it can actually create more problems than it would solve. पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक आज भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है। पूर्वी आंचलिक परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसके उपाध्यक्ष और मेजबान हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्वी आंचलिक परिषद की पिछली बैठक 1 अक्टूबर 2018 को कोलकाता में आयोजित की गई थी। पूर्वी आंचलिक परिषद की इस बैठक में लगभग 50 मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें परस्पर अंतर्राज्यीय जल मुद्दे, बिजली, कोयले की खानों और उनके परिचालन पर रॉयल्टी, रेल परियोजनाओं की भूमि और वन मंजूरी, जघन्य अपराधों की जांच, देश की सीमाओं के रास्ते मवेशियों की तस्करी, दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार और बैंकिंग बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार नियंत्रण कम करने की व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है और करों से संबंधित सभी विवादों को निपटाना चाहती है। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्व सहायता समूहों को और अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के पारंपरिक उद्योगों को उत्पाद के प्रदर्शन के लिए और अवसर दिए जाने चाहिए। वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की चर्चा कर रही हैं। What are the challenges faced in Assam because of either the banks not being present adequately or because of certain programs which are not happening, with a particular attention to the tea gardens, elaborately talking about the difficulties that in some parts of Assam, because of scant presence of banks, the kind of difficulties that are being faced.
बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशी सैन्य उपकरण के उत्पादन और रक्षा निर्यात में HAL की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत 2024 तक में रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है, जो फिलहाल 17,000 करोड़ रुपए है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और पिछले 5 वर्षों में भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत मिलिट्री इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिजनाइजेशन की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रोग्रेस है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। पिछले 2 वर्षों में हमारा यह एक्सपोर्ट 17,000 करोड़ रहा है, पर आप लोगों की कैपेसिटी को देखते हुए आगामी वर्षों में इसका लक्ष्य 2024 आते आते 35,000 करोड़ तक पहुंचेगा। इस संबंध में मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस लक्ष्य को पूरा करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। आज पंजाब और हरियाणा राज्य का बजट पेश किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजट पेश करेंगे। उनके पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी है। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे मनोहर लाल खट्टर 2020-21 का बजट पेश करेंगे। 2 और 3 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और 3 मार्च को ही मुख्यमंत्री जवाब देंगे। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल आज विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश करेंगे। बीते 2 बजट की तरह इस साल भी वित्त मंत्री के लिए बड़ी चिंता राज्य का खाली खजाना है। इसके अलावा आज से झारखंड विधानसभा के नए भवन में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 1 महीने चलने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कुल 18 कार्य दिवस होंगे। 3 मार्च को राज्य सरकार 2020-21 का बजट पेश करेगी। ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने ईरान के लिए सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा बंद कर दी है। दक्षिण कोरिया में अभी तक कोरोना वायरस के 2000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 13 लोगों को मौत की खबर मिल रही है। और इस बीच चीन में कोरोना वायरस से 44 और मौतों के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,788 हो गई है। इस बीच भारत में वुहान और जापानी क्रूज जहाज से लाए गए सभी लोगों को मानेसर और छावला में बने विशेष केंद्र में रखा गया है। दिल्ली में विमान के उतरने के बाद यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद वुहान से निकाले गए लोगों को दिल्ली के छावला में ITBP शिविर में रखा गया है। इन सभी यात्रियों को हरियाणा के मानेसर में 14 दिन तक अलग रखा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी भारतीयों को सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। इंडियन एयरफोर्स की सहायता से हम वुहान से, जहां से हम पहले भी 645 भारतीय पैसेंजर्स और 7 मालदीवियन पैसेंजर्स को लेके आए थे, आज हम और 112 पैसेंजर्स को वापस लेकर आए हैं। ये 76 इसमें भारतीय हैं और 36 नेशनल्स हैं जो बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, चाइना, साउथ अफ्रीका, USA और मडागास्कर के हैं। 2 points I would like to highlight. The first is our willingness to accommodate nationals from other countries in the evacuation process in the spirit of neighborhood first and our own friendly relations with countries. And the second was our demonstration that if the Indian diaspora internationals are in trouble abroad, MEA will do its best to get them back home. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भारत का 2 दिवसीय दौरा पूरा करके अमेरिका वापस लौट चुके हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा को लेकर अभी भी अमेरिका में उत्साह बरकरार है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा अमेरिका के साथ नई दिल्ली की महत्वपूर्ण साझेदारी को प्रदर्शित करता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराएं और साझा हित दोनों देशों को जोड़ते हैं। अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल अप्रैल में अनुभव साझा करने के लिए पहली बार भारत का दौरा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली का दौरा किया था। इस बीच अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को भारत दौरे की यादें अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि वो लगातार भारत में बिताए अपने पलों को ट्विटर के जरिए सबके सामने पेश कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में अपने दौरे का एक वीडियो ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने सर्वोदय स्कूल में अपने स्वागत की तस्वीरें भी शेयर की। मेलानिया ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कल ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, सर्वोदय स्कूल में तिलक और आरती के साथ मेरे खास स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। मेलानिया ट्रंप मंगलवार को दक्षिण दिल्ली में स्थित सर्वोदय सह शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची थी, जहां उन्होंने 1 घंटे से भी ज्यादा समय बिताया। अफगानिस्तान से अमेरिका अपने सैनिकों को धीरे धीरे वापस बुलाने के लिए शनिवार को तालिबान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है। इस समझौते से अफगानिस्तान में नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में कतर में भारत के राजदूत भी हिस्सा लेंगे। भारत को कतर सरकार ने इस समारोह में आमंत्रित किया है। भारत के राजदूत पी कुमारन इसमें हिस्सा लेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब भारत तालिबान से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर हिस्सा लेगा। दोहा में जिस समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद है वो तालिबान और अमेरिका के बीच 1 साल से अधिक की वार्ता के बाद होने वाला है। समझौते के तथ्यों के बारे में सार्वजनिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये उम्मीद है कि पेंटागन अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू करेगा। शनिवार को समझौते पर होने वाले हस्ताक्षर से 1 हफ्ते पहले आंशिक युद्ध विराम हुआ, जिसका मकसद युद्धरत पक्षों के बीच विश्वास कायम करना है और ये दिखाना है कि तालिबान अपने आतंकवादियों को नियंत्रित कर सकता है। पाकिस्तान को आतंकवाद की घातक पोषण स्थली बताते हुए भारत ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में उठाई गई चिंताओं पर उसे आईना दिखाया। इस्लामाबाद को नसीहत देते हुए भारत ने कहा कि उसे खुद ये याद रखना चाहिए कि आतंकवाद मानवाधिकार के उल्लंघन का सबसे खतरनाक चेहरा है। मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान द्वारा उठाई गई चिंता पर भारत ने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया। भारत के ईशानी मिशन में प्रथम सचिव विमर्श आर्यन ने कहा कि पिछले 7 महीनों से भारत ने जम्मू कश्मीर में कई लोकतांत्रिक और प्रगतिशील विधायी सुधार किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के आरोपित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को फिलहाल ब्रिटेन की जेल में ही रहना होगा। ब्रिटेन की एक अदालत ने कल उसकी हिरासत की अवधि 24 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। भारत ने पीएनबी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग की है। दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित वेंडसवर्थ कारागार में बंद नीरव मोदी की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी वीडियो लिंक के माध्यम से हुई। नीरव मोदी मार्च 2019 में गिरफ्तार होने के बाद से वेंडसवर्थ जेल में कैद है। निचली अदालत और हाई कोर्ट में 5 बार कोशिश करने के बावजूद नीरव मोदी को जमानत नहीं मिल सकी है। देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इसका वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वैज्ञानिकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित करेंगे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और स्मृति ईरानी इस मौके पर मौजूद होंगे। इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विमेन इन साइंस की थीम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं का सम्मान करना है जिन्होंने अपने शोध से विज्ञान को नई ऊंचाई दी। देश की कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर परिवार संभालने के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवाया। इस मौके पर ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की निदेशिका डॉक्टर गगनदीप कांग व्याख्यान देंगी। विज्ञान दिवस के मौके पर आज कुल 21 पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिकों को दिए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अलग अलग श्रेणियों में विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित करेंगे। 28 फरवरी 1928 को
भारत रत्न और महान भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के विवर्तन की खोज की घोषणा की थी। इसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पता लगाया था कि जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी तत्व से गुजरती हैं तो उसके तरंग दैर्घ्य में बदलाव होता है। इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी खोज की याद में देश में 1986 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में देशवासियों विशेषकर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। आज ही के दिन सुविख्यात वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। मैं देश के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं से अपेक्षा करता हूं कि वे विज्ञान की असीम संभावनाओं द्वारा राष्ट्र, समाज और नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के हर संभव प्रयास करें। आपकी भावी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान हमारे विकास का मंत्र है, देश की खुशहाली का आधार है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हो रहे निरंतर परिवर्तनों को आत्मसात करें। चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इन नई तकनीकों में सिद्धि आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वैज्ञानिक के अभिनव उत्साह और अग्रणी शोध ने देश और दुनिया को मदद की है। आज देश के पहले राष्ट्रपति और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति की मिसाल और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के निर्माण में भी योगदान दिया। 1963 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया। आज के बिहार में जीरादेई अभी भी एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ के लोग शान से अपने सपूत को याद करते हैं, जिसने जीरादेई को बहुत बड़ा बना दिया है। गांव के इस घर में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। पिता बाबू महादेव प्रसाद खुद भी बड़े विद्वान थे। इसके बाद छपरा में पढ़ाई। शुरुआत में शिक्षक के तौर पर काम किया, लेकिन दिल कानून पढ़ना चाहता था। राजेंद्र बाबू कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी की। लेकिन उन दिनों देश दीवाना था महात्मा गांधी का, जो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़े हुए थे। राजेंद्र बाबू ने वकालत को ठोकर मार दी और चंपारण में नील किसानों के लिए चलाए गए गांधी जी के सत्याग्रह से खुद को जोड़ लिया। देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। राजेंद्र बाबू को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने तब तक निभाई जब तक कि देश को चलाने के लिए एक नया संविधान नहीं बन गया। इसके बाद भी उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई। चुनाव तो हुए नहीं थे, लिहाजा देश को एक राष्ट्रपति भी चाहिए था और एक बार फिर जरूरत महसूस हुई राजेंद्र बाबू की। 24 जनवरी 1950 को सबकी सहमति से उन्हें भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद जब 1952 में चुनाव हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति चुने गए। यही नहीं, 1957 में उन्हें एक बार फिर देश की बागडोर सौंपी गई। इस तरह पूरे 12 साल राजेंद्र बाबू देश के इस शिखर पद का मान बढ़ाते रहे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई दूसरा कभी तोड़ पाए। राष्ट्रपति के तौर पर 12 साल तक काम करने के बाद राजेंद्र बाबू ने खुद राजनीति से संन्यास ले लिया। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन से यूरोप का बुनियादी ढांचा बिगड़ सकता है और इससे विकास प्रक्रिया में अवरोध पैदा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की यूरोप के लिए आर्थिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय देशों को
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए परिवहन ढांचे को तैयार करने के लिए निवेश की आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भूस्खलन और बाढ़ से पुल ध्वस्त हो सकते हैं, तो वहीं बढ़ते तापमान से रेलवे की पटरियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ के 60% बंदरगाह 2100 तक उच्च जोखिम में हो सकते हैं। साथ ही यूरोपीय देश खाद्य असुरक्षा और अन्य चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भारत दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि म्यांमार के साथ साझेदारी भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। साझा धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेहमान राष्ट्रपति को भगवान बुद्ध से संबंधित लुम्बिनी, बोधगया समेत 8 शहरों की पवित्र मिट्टी भेंट की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।